हाय एवरीबॉडी। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि अगर हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, खास करके ऐसा न्यूज़पेपर जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, जैसे द हिंदू, या अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर की कोई बुक पढ़ रहे हैं या क्रिस्टोफर मार्लो की कोई बुक पढ़ रहे हैं, अब वहाँ कोई ऐसा वर्ड आपके सामने आ गया जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है। अच्छा दोस्तों, आपने डिक्शनरी में उसकी मीनिंग देखी, मीनिंग ठीक से समझ में नहीं आई, या आपने मीनिंग आ भी गई समझ में, तो सेंटेंस में यूज़ करना चाहते हैं तो सेंटेंस में यूज़ करने में दिक्कत हो रही है। ऐसे ही वर्ड्स कंपेरेटिव एग्जाम्स में भी आ जाते हैं, तो दोस्तों बड़ी दिक्कत होती है। आज की क्लास में ऐसे ही कुछ वर्ड सीखने वाले हैं, तो ये क्लास बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, आपको ध्यान से एंड तक पूरी वीडियो को देखना चाहिए। दोस्तों, आज की क्लास का नाम है इवोकेटिव एडजेक्टिव्स। कैसे पढ़ेंगे दोस्तों इसको? इवोकेटिव, इसको इवोकेटिव ऐसे नहीं पढ़ना है, इवोकेटिव। इवोकेटिव का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? इवोकेटिव का मीनिंग होता है कोई भी ऐसा वर्ड जो हमको किसी चीज़ की याद दिला दे, किसी तस्वीर की याद दिला दे, किसी साउंड की याद दिला दे, किसी टेस्ट की याद दिला दे, यानी कि जिसमें भावनाओं की प्रधानता होती है, जो विचारों की उत्तेजकता को जगा दे, ऐसे वर्ड को इवोकेटिव कहते हैं। तो ये इवोकेटिव एडजेक्टिव्स है, ये स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव्स हैं, इनकी मीनिंग थोड़ी सी स्ट्रांग होती है। एक एक करके हर वर्ड को सीखना है। दोस्तों, पहला वर्ड है ब्रूमस। स्पेलिंग है इसकी BRUMOUS। ब्रूमस का मीनिंग क्या है? अच्छा दोस्तों, इसका पहले प्रोनाउंसिएशन क्या है? ये अगर आप देखें, ब्रू में जो ऊ है उसको मैंने अंडरलाइन किया है, ब्रू। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ऊ का साउंड ज्यादा है, ऊ पर स्ट्रेस है। वर्ड स्ट्रेस या सिलेबल स्ट्रेस अगर आप जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर मेरी एक प्लेलिस्ट है, लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, उससे मेरा एक वीडियो है वर्ड स्ट्रेस या सिलेबल स्ट्रेस के ऊपर। तो अगर आप वो वीडियो देखें तो आपकी समझ में आ जाएगा कि वर्ड स्ट्रेस या सिलेबल स्ट्रेस क्या होता है और इसको हमको कैसे यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें जो स्ट्रेस है वो ऊपर है, इसको हम पढ़ेंगे ब्रूमस। मीनिंग क्या होता है दोस्तों? मीनिंग होता है इसका फॉगी। फॉग का मतलब होता है कोहरा, और फॉग कब होता है? विंटर में होता है। आप इसकी मीनिंग ऐसे भी समझ सकते हैं, फॉगी एंड विंटरी, कि सर्दी से भरा और कोहरे से भरा, ऐसा इसका मीनिंग है। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? जैसे अब क्या दिन के लिए या रात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मौसम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इट वॉज अ ब्रूमस नाइट, कोई किसी को बता रहा है कि वो जो रात थी वो कोहरे से भरी हुई थी, या ठंड और कोहरे से भरी हुई रात थी। इट वॉज अ ब्रूमस नाइट। जैसे हम बोल सकते हैं ना, इट वॉज अ फॉगी नाइट, या इट वॉज अ फॉगी एंड विंटरी नाइट, वैसे ही आप बोल सकते हैं इट वॉज अ ब्रूमस नाइट। इसी प्रकार से जैसे मैंने इसको यूज़ किया, आप भी इसको अलग अलग सेंटेंसेज में यूज़ करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको देखना चाहिए आपसे यूज़ हो पाता है कि नहीं। बहुत ही आसान है, अगर आप एक बार मीनिंग समझ लेते हैं ठीक से, तो आप उसको सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों, ये था ब्रूमस। दूसरा वर्ड है दोस्तों, इसकी स्पेलिंग है BELLIGERENT। इसको पढ़ेंगे कैसे? सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं। तो ये है दोस्तों बेलीजरेंट। आप ध्यान से देखेंगे, ली में जो ई है उसको मैंने अंडरलाइन किया, यानी वहाँ पर स्ट्रेस है, यानी वहाँ ज़्यादा देर तक रुकना है। ज के बाद आधा अ है, यानी ज पर थोड़ी देर के लिए रुकना है। इसको हम पढ़ेंगे बेलीजरेंट, ऐसे इसको पढ़ना है। मीनिंग क्या है दोस्तों? मीनिंग है अनफ्रेंडली एंड अग्रेसिव। कोई आदमी है जिसका बिहेवियर है, जिसकी मानसिकता अनफ्रेंडली है या अग्रेसिव है, आक्रामक है, दोस्ताना नहीं है, तो यही मीनिंग होता है बेलीजरेंट का। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? जैसे किसी के लिए कहा जा रहा है ही हैज़ अ बेलीजरेंट एटीट्यूड। बेलीजरेंट एटीट्यूड कि उसकी जो मानसिकता है वो दोस्ताना नहीं है, आक्रामकता से भरी, यानी वो रुखाई से या बदतमीजी से बात करता है दूसरों के साथ। तो इस प्रकार से इसको यूज करना है। एटीट्यूड का मीनिंग होता है, वही मीनिंग है जो मेंटालिटी का मीनिंग होता है, मानसिकता। ही हैज़ अ बेलीजरेंट एटीट्यूड। अच्छा दोस्तों, ये एक और भी टर्म में इस्तेमाल होता है। जैसे कोई कंट्री है, अगर वो कोई वॉर में इन्वॉल्व है, कोई युद्ध लड़ रहा है कोई देश, तो ऐसे देश को आप एक बेलीजरेंट कंट्री बोल सकते हैं। जैसे सीरिया में अभी भी मेरे ख्याल से लड़ाई चल रही है, तो सीरिया के लिए बेलीजरेंट कंट्री, यहाँ लिखा है मैंने, बेलीजरेंट कंट्री का इस्तेमाल हम कर सकते हैं क्योंकि अभी सीरिया में एक लड़ाई चल रही है। तो दोस्तों, ये इसका मीनिंग था। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है, उसकी स्पेलिंग है EARNEST। इसको अर्नेस्ट वगैरह नहीं पढ़ना है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? अ पर आप देख रहे हैं 2 बिंदु डाले मैंने और उसको अंडरलाइन भी किया है। ये 2 बिंदु संस्कृत वाले नहीं है, ये इंग्लिश में उच्चारण वाले बिंदु हैं। इसका मतलब होता है यहाँ ज़्यादा देर तक रुकना है। अच्छा, ये 2 बिंदु भी और स्ट्रेस भी, इसका मतलब यहाँ ज़्यादा देर तक रुकना है, यानी डबल टाइम तक रुकना है। इसको ऐसे पढ़ेंगे अर्निस्ट। जैसे एक वर्ड है REFER, जिसको हम लोग बोलते हैं रेफर, कि डॉक्टर ने वहाँ रेफर कर दिया, वो रेफर नहीं होता, उसका उच्चारण होता है रिफर।
ये भी बात, ये वर्ड मैंने अपने किसी वीडियो में बताई होगी। तो उसी प्रकार से इसको हम बोले, जैसे बोलते हैं रिफर या प्रिफर, वैसे बोलेंगे अर्नेस्ट। मीनिंग क्या होता है दोस्तों? मीनिंग है इसका वेरी सीरियस एंड सिंसियर। कोई इंसान है जिसने बहुत ही ईमानदारी से, गंभीरता से किसी काम को किया, या वो खुद उसका नेचर वैसा है, बिहेवियर वैसा है, तब हमको ये वर्ड यूज़ करना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल बनाया मैंने, मीनिंग है वेरी सीरियस एंड सिंसियर। जैसे मैं आपको बता रहा था, सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? ही इज़ एन अर्नेस्ट यंग ऑफिसर। किसी यंग ऑफिसर के लिए कहा जा रहा है कि वो बहुत ही सीरियस और सिंसियर, अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करता है, काफ़ी कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और गंभीरता से भरा हुआ ऑफिसर है। ही इज़ एन अर्नेस्ट यंग ऑफिसर, ऐसा कहा गया। अच्छा दोस्तों, अगर किसी ने कोई कोशिश की, कोई प्रयास किया जो बहुत ही ईमानदारी से भरा हुआ था, ईमानदारी से भरी हुई कोशिश थी, और जिसको बहुत ही सीरियसली किया गया था, काफ़ी सिंसियरली किया गया था, ऐसे प्रयास को, ऐसी कोशिश के लिए भी हम ये वाला वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे शी मेड एन अर्नेस्ट अटेम्प्ट, उसने एक बहुत ही ईमानदारी भरी कोशिश की, बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ उसने ये कोशिश की कि ये काम हो जाए। इसके बाद आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं चीज़ें, और शी मेड एन अर्नेस्ट अटेम्प्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उसने समस्या का समाधान करने की बहुत ही ईमानदारी से भरी हुई कोशिश की, ऐसे कहा गया। तो दोस्तों ऐसे हमको अर्नेस्ट को इस्तेमाल करना है। उसके बाद है दोस्तों हमारे पास फैस्टिडियस। इसकी स्पेलिंग है FASTIDIOUS। पढ़ेंगे कैसे? स्ट्रेस कहाँ पर है? स्ट्रेस दोस्तों टी में जो ई है उस पर है, उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया यहाँ पर। फैस्टिडियस, फैस्टिडियस ऐसे पढ़ेंगे, फैस्टिडियस। अच्छा दोस्तों, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है अटेंटिव। अटेंटिव यानी जिसने बहुत ही ध्यान दे के काम किया हो। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? एक्चुअल अटेंटिव मैंने तो शॉर्ट में लिखा है कि आप समझ लें बात को, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इसका मीनिंग है कि जब बहुत ध्यान से हम एक एक बात को, छोटी छोटी डिटेल्स के भी ऊपर जब ध्यान देते हैं, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश न रहे, वहाँ पर ये इसका एक्यूरेट मीनिंग है फैस्टिडियस का। जैसे एक एग्जाम्पल है कि ही वॉज फैस्टिडियस, किसी के लिए बताया जा रहा है, ही वॉज फैस्टिडियस इन हिज प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन, कि कोई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि वो अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में बहुत ही फैस्टिडियस था, यानी वो बहुत ही अटेंटिव था। उसने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा, हर चीज़ को ध्यान से सीखा, समझा, जिससे कि उससे कोई गलती ना हो। इसलिए कहा गया ही वॉज फैस्टिडियस इन हिज अटेम्प्ट, ही वॉज फैस्टिडियस इन हिज प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन। तो इस प्रकार से इसको यूज़ करना है सेंटेंस में। अगर कोई ऐसी रिपोर्ट बनाई गई है जो बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही फैस्टिडियस डिटेल में बनाई गई है, तो उसके लिए भी आप ये टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ लिखा है मैंने, इन फैस्टिडियस डिटेल द रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड इन फैस्टिडियस डिटेल, यानी रिपोर्ट को बहुत ही छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए, हर चीज़ का ध्यान रखते हुए बहुत ही सावधानी के साथ रिपोर्ट को बनाया गया, ऐसा कहा जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम फैस्टिडियस को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो वर्ड है हमारे पास वो है फैक्लस, FECKLESS। इसको फैकलेस ऐसे नहीं पढ़ना है हमको। कैसे पढ़ेंगे? मैंने इधर लिखा है प्रोनाउंसिएशन, फै में जो ए है वहीं पर स्ट्रेस है, वहां ज्यादा रुकना है हमको। अब पढ़ेंगे फैक्लस, लस, लेस नहीं है, लस है, फैक्लस। फैक्लस मीनिंग क्या है दोस्तों? इरेस्पॉन्सिबल एंड इनइफेक्चुअल। अब जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि अब कैसे कहूँ मैं आपको, कुछ लोग होते हैं जो किसी काम के नहीं होते, बिल्कुल कामचोर, बेकार, आप कुछ भी बोल लो उसको, वो बदलने वाला नहीं है, सुधरने वाला, वो ऐसे लोगों को आप फैक्लस बोल सकते हैं। जैसे लेजी एकदम, कोई किसी काम का नहीं है, जैसे किसी के लिए कहा जा रहा है कि ही वॉज लेजी एंड फैक्लस, वो आदमी एकदम ही आलसी था और बिल्कुल ही नाकारा था, निकम्मा था, बेकार था। इरेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेवार, एंड इनइफेक्चुअल, जिसका कोई प्रभाव ही नहीं हो, जो प्रभावहीन हो, बेअसर हो, जिस आदमी का कोई असर नहीं हो, ऐसे इंसान को आप फैक्लस बोल सकते हैं। तो ही वॉज लेजी एंड फैक्लस, ऐसे करके कहा गया। एक दूसरा भी एग्जाम्पल है, शी इज़ अ फैक्लस मदर। या मान लेते हैं कोई ऐसी मदर है जो अपने बच्चे का ध्यान ही नहीं रखे, बच्चा कहीं भी धूल में लेटा हुआ है, उसको दूध पिलाने का टाइम हो गया बट दे नहीं रहे, या कहीं गिर गया बच्चा, चोट लगे, ऐसे लोग, ही इज़ अ फैक्लस फादर, ऐसे बोल सकते हैं। कोई ऐसा फादर है जिसको अपने बच्चे की परवाह ही नहीं है, कहाँ चला गया, सड़क पे चला गया, उसको मालूम ही नहीं है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो आप समझ गए क्या इसका मीनिंग हुआ? जो बिल्कुल ही इरेस्पॉन्सिबल है कोई इंसान है और इस तरह का कोई बिहेवियर है
जिसमें कोई भी जो बिल्कुल ही प्रभावहीन है, असरहीन है, इसको ही फैक्टलेस कहना चाहिए। तो फैक्टलेस इस प्रकार से हम यूज़ करेंगे, ही वॉज लेजी एंड फैक्टलेस, शी इज़ अ फैक्टलेस मदर, इस प्रकार से यूज़ करना है। उसके बाद है दोस्तों हमारे पास ये जो वर्ड है, ये आपको थोड़ा ध्यान से इसका उच्चारण सीखना है। INVETERATE कैसे पढ़ेंगे? इनवेटरेट, इनवेटरेट। इसमें जो स्ट्रेस है वो वै में जो ए है उसी पर है, उसको मैंने अंडरलाइन किया। ट के बाद आप देखेंगे आधा अ है ब्रैकेट में, यानी ट पर थोड़ा सा रुकना है। कैसे पढ़ेंगे? इनवेटरेट, इनवेटरेट। मीनिंग क्या होती है दोस्तों इनवेटरेट की? इसकी मीनिंग है हबिचुअल, हबिचुअल और हु कैन नॉट चेंज। कोई ऐसा आदमी है जिसकी आदत है किसी काम को करने की खराब सेंस में, और वो बदल भी नहीं सकता कभी। हम कहते हैं ना किसी से तुम कभी सुधर नहीं सकते यार, या कोई ऐसा आदमी जो झूठ बोलने की आदत है वो कभी सुधर नहीं सकता। कोई ऐसा आदमी सिगरेट पीने की आदत है वो सुधर नहीं सकता, चाहे आप कुछ भी कर लो। ऐसी चीज़ों के लिए ये वर्ड इस्तेमाल होगा, इनवेटरेट। जैसे एक एग्जाम्पल बनाया मैंने कि ही इज़ एन इनवेटरेट लायर, वो ऐसा झूठ बोलने वाला आदमी, ऐसा झूठा है जो कभी ठीक नहीं हो सकता, वो जिंदगी में कभी सच बोल ही नहीं सकता। ही इज़ एन इनवेटरेट लायर, या ही इज़ एन इनवेटरेट स्मोकर भी बोल सकते हैं आप, सिगरेट पीने वाला आदमी। ही इज़ एन इनवेटरेट ड्रग एडिक्ट, ही इज़ एन इनवेटरेट जंकी, कुछ भी बोला जा सकता है। सो ही इज़ एन इनवेटरेट लायर, ऐसे करके मैंने इसको यूज़ किया। तो दोस्तों ये इसका मीनिंग और यूज़ करेंगे। और लास्ट में जो वर्ड है दोस्तों हमारे पास वो है INCIDIOUS, और इसको कैसे पढ़ेंगे? इंसीडियस, इंसीडियस। इसमें स्ट्रेस कहाँ पर है? सी में जो ई है, जो बड़ी ई है, उसको आप देखेंगे मैंने अंडरलाइन किया है, तो इसको हमको पढ़ना है इंसीडियस, इंसीडियस। और इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? ग्रेजुअल एंड हार्मफुल। जैसे मान लेते हैं कोई स्मोक करता है, या हम किसी पोल्यूशन वाले शहर में रहते हैं जो बहुत ही पोल्यूटेड है, या कोई हम ऐसा पानी पी रहे हैं जो बहुत ही पोल्यूटेड है। ऐसा पानी, ऐसा मौसम, या ऐसा शहर, या ऐसी हवा, ऐसा धुआं हमें नुकसान पहुंचाता है। ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। आप समझ गए मीनिंग? जो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए, उसी के लिए इंसीडियस वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जैसे एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, इंसीडियस इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। जैसे हम बोलेंगे ही सफर्ड फ्रॉम इंसीडियस इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। उसको स्मोकिंग का धीरे धीरे और बहुत ही नुकसानदेह असर उसकी सेहत पर पड़ा, क्योंकि वो सिगरेट पीता था। तो इस प्रकार से हम इसको यूज़ करेंगे। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, इंसीडियस इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेड वाटर, कि प्रदूषित पानी पीने का धीरे धीरे होने वाला खतरनाक असर। तो इसको कहाँ यूज़ करना है? जहाँ धीरे धीरे असर हो और बहुत ही खतरनाक असर हो, खराब, हार्मफुल जो हो, तो उसके लिए इंसीडियस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ये वर्ड्स और मीनिंग समझ के मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी अपने किसी एग्ज़ाम को लिखने में, या न्यूज़पेपर पढ़ के समझने में, या अगर आप कोई लिटरेचर पढ़ रहे हैं उधर आपको इन वर्ड्स की मीनिंग से फ़ायदा पहुंचेगा। तो दोस्तों आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम फिर कुछ कमाल की चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक वीडियो बना करके दे दूँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब टाइम चाहे जितना भी लगे, क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, मेरे पास एक लंबी लिस्ट है वीडियोज़ की, डिमांड्स की, जो मैं धीरे धीरे करके बना रहा हूँ। तो अगर कोई भी आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बना दूँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको जल्दी से जल्दी वो वीडियो बना करके देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।